स्वागत है बाबू आप लोग का मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस क्लास में। आज हम लोग जो प्रैक्टिस करने वाले हैं वो करने वाले हैं लोकवित्त, राजकोषीय नीति और बजट से रिलेटेड मेंस क्वेश्चंस का। इससे रिलेटेड हम लोगों ने रिवीजन कंप्लीट कर लिया है, एमसीक्यूज प्रैक्टिस भी कर लिया है। आज इस पे हम लोग मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करने का प्रयास करेंगे ताकि धीरे धीरे हमारा प्रीलिम्स पे भी पकड़ बन जाए और मेंस पे भी पकड़ बन जाए। आज आप लोग के लिए जो मैं क्वेश्चन लेके आया हूं बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को पढ़िए और देखिए कि इसका आंसर कैसे हम देंगे। प्रश्न क्या है? प्रश्न है कि राजकोषीय घाटा यानी जो राजकोषीय घाटा है वो क्या है, फिस्कल डिफिसिट क्या है, इसके कारणों और प्रभावों का विश्लेषण कीजिए। तो सबसे पहले तो इस प्रश्न में हमें राजकोषीय घाटा के बारे में पता होना चाहिए कि राजकोषीय घाटा क्या होता है। लोकवित्त चैप्टर पढ़ते वक्त हम लोग राजकोषीय घाटा के बारे में पढ़े हैं कि राजकोषीय घाटा होता है कि सरकार अपना जो टोटल एक्सपेंडिचर करती है, टोटल खर्च करती है, उसमें से हम माइनस करते हैं किसको? टोटल जो राजस्व प्राप्ति है यानी कि जो रिवेन्यू रिसिप्ट्स है प्लस जो विनिवेश यानी डिसइन्वेस्टमेंट और ऋणों की वसूली से प्राप्ति होती है उसको। इसमें हम ध्यान रखिएगा, इसमें हम ऐड नहीं करते, जो मार्केट से सरकार उधार लेती है उसको ऐड नहीं किया जाता है। दूसरा, उसे भी ऐड नहीं किया जाता है जो हम अपना पीएफ वगैरह के माध्यम से सरकार के पास पैसा जमा करते हैं। यानी कि अगर हम बात करें राजकोषीय घाटे का, तो राजकोषीय घाटे का फॉर्मूला मेंशन करना मत भूलिएगा, जरूर मेंशन कीजिएगा, नंबर बढ़ते हैं। राजकोषीय घाटा क्या होता है? टोटल एक्सपेंडिचर यानी सरकार का जो टोटल खर्च है उसमें से हम माइनस करते हैं रिवेन्यू रिसिप्ट्स। अब रिवेन्यू रिसिप्ट्स हम लोग पढ़े हैं कि कर संग्रह और गैर कर संग्रह यानी कि टैक्स कलेक्शन और नॉन टैक्स कलेक्शन प्लस एनडीसीआर। आपको याद होगा एनडीसीआर हम लोगों ने पढ़ा था, नॉन डेब्ट कैपिटल रिसीट्स, यानी कि वो धन जो सरकार को डिसइन्वेस्टमेंट यानी विनिवेश से यानी अपनी कोई संपत्ति गंवा के प्राप्त होती है, जो संपत्ति गंवा के धन प्राप्त होता है वो धन लायबिलिटी नहीं होता है। लेकिन अगर हम उधार उठाते हैं यानी सरकार उधारी लेती है, वो लायबिलिटी है, उसे सरकार को लौटाना होता है। इसीलिए जब हम राजकोषीय घाटे को देखते हैं तो उधारी वाला यानी जो सरकार के ऊपर लायबिलिटी है उसको नहीं जोड़ते, यानी कि हम उधारी वाला प्लस जो सरकार के पास चाहे पोस्ट ऑफिस के माध्यम से, चाहे सुकन्या योजना वगैरह के माध्यम से, चाहे पीएफ वगैरह के माध्यम से जो हम सरकार के पास पैसा जमा कराते हैं उसको ऐड नहीं किया जाता है। इसमें केवल एनडीसीआर नॉन डेब्ट कैपिटल रिसीट, एनडीसीआर में क्या क्या आता है? एक तो विनिवेश आता है। विनिवेश बोले तो विनिवेश होता है बेटा डिसइन्वेस्टमेंट, सरकार अपनी कोई कंपनी बेच दे, कंपनी का शेयर बेच दे, अपनी कोई कैपिटल बेच दे, प्रॉपर्टी बेच दे। दूसरा, जो ऋणों की वसूली सरकार करती है यानी कि जो ऋण वापस आने वाला नहीं होता है, जो ऋण वापस आने वाला नहीं होता है उसके बदले मान लो कि किसी ने 500 रुपए किसी को ऋण दिया लेकिन वो ऋण वापस नहीं आ रहा है, तो लास्ट में क्या होता है कि चलो भैया 500 नहीं दे सकते तो 100 रुपए ही दे दो। तो 400 रुपए गंवा के, यानी हमने 500 दिए थे, सरकार ने 500 रुपए पूंजी के रूप में दिया था, उसमें से 400 गंवा के 100 रुपए प्राप्ति हो रहा है, तो इसे एनडीसीआर में रखते हैं। तो बेसिकली फिस्कल डिफिसिट निकालते हुए टोटल एक्सपेंडिचर माइनस रिवेन्यू रिसीव्ड प्लस नॉन डेब्ट कैपिटल रिसीट्स, इन दोनों को जोड़ के और इसको माइनस कर देते हैं सरकार के टोटल खर्चे से। अगर टोटल खर्चा ज्यादा निकल के आ रहा है तो वो राजकोषीय घाटा है, और टोटल खर्च कम है और ये प्राप्तियां ज्यादा है तो राजकोषीय घाटा नहीं है। तो बेसिकली राजकोषीय घाटे का यही कॉन्सेप्ट है। अब एज यूजुअल इसी बात को हम परिभाषा के रूप में लिख देंगे भूमिका जब लिखेंगे तो,
कि राजकोषीय घाटा किसी सरकार की कुल व्यय, टोटल एक्सपेंडिचर और कुल प्राप्तियां, टोटल रिसीट्स, लेकिन कुल प्राप्तियों में उधार को छोड़कर, मार्केट बोरोइंग को छोड़कर के बीच का अंतर होता है। यह बताता है कि सरकार को अपने खर्च पूरे करने के लिए कितना उधार लेना पड़ रहा है। यानी कि जितना राजकोषीय घाटा होगा, जब हम लोग बजट पढ़े थे तो हमने वहां पे आपको समझाया था और बजट दिखाया भी था कि जितना राजकोषीय घाटा होता है उतना सरकार को उधार लेना पड़ता है। तो जो भी सरकार उधार लेगी वो उतना ही लेगी जितना राजकोषीय घाटा है। तो इसी बात को यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिया भूमिका में। अब यहाँ पे कह रहा है इसके कारणों और प्रभावों का विश्लेषण कीजिए। तो राजकोषीय घाटा होने के कारण क्या है? तो जाहिर सी बात है, सरकार का खर्च ज्यादा से ज्यादा हो जाए तो राजकोषीय घाटा है। अब सरकार खर्च कहां कहां करती है? तो अधिक सरकारी व्यय हो जाए। अधिक सरकारी व्यय कहां हो सकता है? कल्याणकारी योजनाओं पे हो सकता है, जैसे सरकार सब्सिडीज दे दे, मनरेगा आदि में ज्यादा से ज्यादा खर्च कर दे, या फिर बुनियादी ढांचा यानी इंफ्रास्ट्रक्चर यानी जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उस पे सरकार ज्यादा खर्च कर दे। बुनियादी ढांचा यानी कि रेलवे या हाईवे या फिर डैम, ये सब बनाने में खर्च हो तो सरकार यहाँ खर्च करती है। तो अधिक सरकारी व्यय होगा तब भी राजकोषीय घाटे हो सकते हैं। या फिर कम राजस्व संग्रह हो, यानी कि सरकार को जितना टैक्स कलेक्शन करना था उतना, या फिर टैक्स या नॉन टैक्स यानी जो राजस्व होता है रिवेन्यू रिसीट्स, उसमें दो चीजें आती हैं, टैक्स एंड नॉन टैक्स दोनों आता है, यानी कर और गैर कर। कर हम लोग को पता है डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। गैर कर हम लोग को पता है जो फीस आदि वगैरह से वसूली होती है, जो चालान वगैरह कटते हैं उससे जो वसूली, दंड जो लगाया जाता है उससे वसूली होती है, वो गैर कर में आता है। तो या तो कम राजस्व संग्रह हुआ हो तब भी राजकोषीय घाटा हो सकता है, यानी कर संग्रह में कमी हो जाए, कर चोरी होने लगे, या फिर बेटा आर्थिक मंदी के कंडीशन आ जाए। आर्थिक मंदी का कंडीशन यानी कि हम लोग पढ़े हुए हैं, जब बाजार ही न चल रहा हो, यानी जीडीपी ग्रोथ धीमी हो जाए। जीडीपी ग्रोथ धीमी होने का मतलब कि प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। प्रोडक्शन नहीं हो रहा है तो कमाई के साधन नहीं होंगे, कमाई के साधन नहीं होंगे तो सरकार की भी आमदनी नहीं होगी। या फिर सरकार को किसी भी कारणवश हो सकता है कि जीडीपी ग्रोथ ना हो रहा हो या मंदी आ गई हो और सरकार को अपना खर्च बढ़ाना पड़े। हम लोगों ने किन्स के अर्थशास्त्र को पढ़ा था ना कि एग्रीगेट डिमांड बढ़ाने के लिए क्या करना होगा? कंजप्शन बढ़ाना होगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ाना होगा। अब जब कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट नहीं दिख रहा है तो कम से कम गवर्नमेंट ही अपना खर्च बढ़ा दे। याद है ना आप लोग को, एडी एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट प्लस एक्सपोर्ट और प्लस, सॉरी प्लस नहीं, माइनस, माइनस इंपोर्ट। एक्सपोर्ट और माइनस इंपोर्ट, यानी इंपोर्ट कम से कम करना है, एक्सपोर्ट ज्यादा से ज्यादा करना है, तभी एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी। तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ाने के लिए कम गवर्नमेंट को ज्यादा खर्चा करना पड़ रहा हो तब भी राजकोषीय घाटा होने के चांसेस है, जैसे हमने कोरोना काल में देखा था। तो ये कुछ कारण है, जैसे ब्याज भुगतान का बोझ हो, सरकार के ऊपर ज्यादा से ज्यादा कर्ज चढ़ गया हो जिसका ब्याज भुगतान में ही सरकार का ज्यादा से ज्यादा पैसा चला जा रहा हो। जैसे हम कई देशों में ऑलरेडी ये देख चुके हैं, नीति निर्माण अक्षमता, यानी नीति निर्माण में दूरदर्शिता न होने के कारण राजकोषीय घाटा बढ़ सकता है। राजकोषीय घाटा बढ़ने के ये कुछ कारण हैं। अब इसका प्रभाव क्या है बेटा? तो राजकोषीय घाटा का हम लोग पढ़ते वक्त भी इसे बहुत ध्यान से हमने देखा था कि राजकोषीय घाटा होने का प्रभाव हमेशा नकारात्मक नहीं होता है। जैसे हमने उदाहरण दिया था कि मान लीजिए कि हमारे पिताजी हैं, अब हमें फीस देना है स्कूल का या अपने कोचिंग का फीस देना है, और अगर हमारे पिताजी कहीं से उधार लेके हमें फीस दे सकते हैं, उससे अगर मैं पढ़ के आईएएस बन जाऊं तो ये विकास हुआ, ओवरऑल विकास होगा।
लेकिन अगर पिताजी के पास क्षमता है उधार लेके फीस देने की, लेकिन फिर भी नहीं दे रहे हैं, तो हो सकता है कि हमारा विकास ना हो। तो हमेशा जो ज्यादा खर्च होता है, यानी राजकोषीय घाटा जो है, जरूरी नहीं कि हमेशा नकारात्मक हो। अगर हम कहीं से ज्यादा खर्च करके, मान लीजिए कि हमारे स्वास्थ्य पे अगर ज्यादा खर्च हो रहा है, हमारी पढ़ाई पे ज्यादा खर्च हो रहा है, हमारे रहन सहन पे ज्यादा खर्च हो रहा है, तो जरूरी नहीं कि ये नकारात्मक हो सकता है ये खर्च हमारी किताबों पे हो सकता है ये खर्च हमारे ड्रेस पे हो रहा हो, हमारे पेन पेपर पे हो रहा हो, जिसका हमें लॉन्ग टर्म में लाभ मिले। तो सरकार के साथ भी ऐसा ही है, सरकार भी यही करती है। तो जरूरी नहीं कि ये हमेशा नकारात्मक हो, इसके सकारात्मक प्रभाव भी हो सकते हैं, लेकिन ये खर्च अगर नियंत्रित हो तो, ये नियंत्रित हो तो इससे क्या हो सकता है, आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा मिल सकता है, रोजगार सृजन हो सकता है और मांग में वृद्धि हो सकती है, अगर सकारात्मक राजकोषीय घाटा है तो, यानी कि कंट्रोल्ड राजकोषीय घाटा है तो, यानी सोची समझी तरीके से जहां जरूरत है वहां पे खर्च किया गया है, भले आमदनी से थोड़ा ज्यादा खर्च हो जाए। कई बार हम अपने परिवारों में देखते हैं कि आमदनी नहीं होता है, लेकिन अगर घर बनाना है तो घर क्या है, हम कैपिटल बना रहे हैं, भविष्य में हमारे लिए क्या होगा, भविष्य में वो हमें सुकून देगा घर। तो घर बनाते वक्त अगर पैसा कम भी पड़ता है तो हम इधर उधर से लेके आवश्यकता से अधिक खर्च करते हैं, लेकिन सोच समझ के करते हैं कि हमें कितना बनाना है, हमें 2 रूम सेट बनाना है, 3 रूम सेट बनाना है। ऐसा नहीं करते कि हम क्या करें कि उधार ले लेके पूरा एकदम महल ही बना दें और बाद में महल की पेंटिंग कराने के भी पैसे ना हो। तो कंट्रोल खर्च अगर है तो वो सकारात्मक है, और अगर वो कंट्रोल खर्च नहीं है तो वो नकारात्मक है। और नकारात्मक प्रभाव क्या हो सकता है बेटा, इन्फ्लेशन आ सकता है, मुद्रास्फीति बढ़ सकती है, क्योंकि अगर सरकार अधिक उधारी कर दी तो अधिक पैसा बाजार में चला जाएगा, अधिक पैसा बाजार में चला जाएगा तो फिर आपको पता है कि बाजार में अगर लिक्विडिटी ज्यादा हो गई, तरलता ज्यादा हो जाती है, तो महंगाई बढ़ता ही बढ़ता है, फिर कीमतें आसमान छूने लगती हैं, क्योंकि सब जो जरूरत ना हो उन वस्तुओं को भी खरीदने पे लग जाता है। दूसरा, ब्याज दरों में वृद्धि हो सकती है, निजी निवेश कम हो जाएगा, ऋण बोझ में वृद्धि हो जाएगा। तो इस तरह से इसके नकारात्मक प्रभाव हैं। बाहरी असंतुलन, विदेशी निवेशकों का विश्वास कम हो जाएगा सरकार पे, अरे ये सरकार तो कभी भी डूब सकती है, ये इस देश की अर्थव्यवस्था तो कभी भी कोलैप्स हो सकता है। तो बाहरी निवेशक, जो बाहरी इन्वेस्टर हैं, वो देश में निवेश नहीं करेंगे। और साथ में सबसे बड़ा प्रभाव होगा कि भविष्य की पीढ़ियों पर बोझ हो जाएगा। अभी हमने श्रीलंका में देखा, श्रीलंका सरकार कोलैप्स कर गई, वहां के राष्ट्रपति देश छोड़ के भाग गए, इतना ज्यादा कर्ज हो गया श्रीलंका पे। तो इस तरह के अगर प्लानिंग के साथ नहीं है तो राजकोषीय घाटे का नकारात्मक प्रभाव हो जाएगा, और अगर प्लानिंग के साथ है तो उसका सकारात्मक प्रभाव होगा। अब जब विश्लेषण करने की बात कह रहा है तो हमने प्रभाव देख लिया, अब इसका थोड़ा एक एक पैराग्राफ में विश्लेषण भी कर देते हैं। विश्लेषण कैसे करेंगे, राजकोषीय घाटा पूरी तरह नकारात्मक नहीं है। किनेसियन दृष्टिकोण, किन्स जो अर्थशास्त्री थे बेटा, किनेसियन दृष्टिकोण के अनुसार मंदी के समय घाटा बढ़ाना उचित है, लेकिन लंबे समय तक उच्च घाटा क्या करेगी, मैक्रो इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी पैदा कर सकती है, यानी बड़े स्तर पे आर्थिक अस्थिरता पैदा कर सकता है। इसलिए गुणवत्तापूर्ण व्यय, क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर और राजकोषीय अनुशासन यानी फिस्कल डिसिप्लिन बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये हमारा एनालिसिस है इस क्वेश्चन में। अब निष्कर्ष, निष्कर्ष लिखते हुए हम क्या लिखेंगे, राजकोषीय घाटा आर्थिक प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण उपकरण है, लेकिन इसका स्तर संतुलित होना चाहिए। सरकार को चाहिए कि वह उत्पादक निवेश, प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट, यानी कि अगर सरकार खर्च बढ़ा ही रही है, इनकम से ज्यादा खर्च कर रही है, तो वो राजस्व खर्च ना करके, राजस्व खर्च हम लोग को पता है क्या होता है, सैलरी पे खर्च हो गया, अनुदान पे खर्च हो गया, सब्सिडी पे खर्च हो गया, ऐसा खर्च ना करके वो कैपिटल एक्सपेंडिचर करे, कैपेक्स पे खर्च करे, यानी हाईवे बनवाने पे खर्च करे, पुल बनवाने पे खर्च करे,
डैम बनवाने पे खर्च करे, स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनवाने पे खर्च करे, जो लॉन्ग टर्म में देश को इनकम जनरेट करके दे। तो यही यहाँ पे हम निष्कर्ष में कह रहे हैं कि राजकोषीय घाटा आर्थिक प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण उपकरण है, लेकिन इसका स्तर संतुलित होना चाहिए। सरकार को चाहिए कि वह उत्पादक निवेश, प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट पर ध्यान दे और घाटे को सतत स्तर, सस्टेनेबल लेवल तक ही सीमित रखे, तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो क्या होगा, फिस्कल डिफिसिट जो है वो उसका प्रभाव सकारात्मक हो सकता है। तो इस तरह से बेटा आपका प्रश्न यूपीएससी मेंस में बन सकता है राजकोषीय नीति पे। इसको लेके जो एक्ट वगैरह हैं उसको भी अगर आप सम्मिलित करना चाहें, एफआरबीएम एक्ट वगैरह, तो आप सम्मिलित कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमने आपको एक आसान तरीके से कि कैसे हम मिनिमम आंसर लिख सकते हैं और अच्छा नंबर उठा सकते हैं, हम आपको सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। अब एक प्रश्न आपके लिए प्रैक्टिस प्रश्न है, आप इसका उत्तर लिखने का प्रयास कीजिए कि राजकोषीय नीति यानी फिस्कल पॉलिसी, यही जो एफआरबीएम एक्ट वगैरह जो बना था, आर्थिक विकास में कैसे सहायक होती है, विश्लेषण कीजिए। इसका उत्तर आप लोग लिखने का प्रयास कीजिए। राजकोषीय नीति आर्थिक विकास में कैसे सहायक होती है। हालांकि उसका एक पार्ट हमने आपको इसी प्रश्न में डिस्कस कर दिया है। अगर आप तरीके से इस प्रश्न को देखेंगे तो आपको आइडिया मिलेगा कि इसका उत्तर आप कैसे लिख सकें। तो इसका उत्तर लिखने का प्रयास कीजिए। थैंक यू, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।